दोस्तों, पहले तो आयशा को मुबारकबाद इस सक्सेसफुल पार्लियामेंट के लिए, और उम्मीद करता हूं कि ये आवाज़ गलियों गलियों में गूंजेगी और वहां से पार्लियामेंट के गलियारों तक ऐसे पहुंचेगी कि इसे पार्लियामेंट के फ्लोर पे ले जाके और वहां से रद्द करा के और कॉमन एजुकेशन सिस्टम का एक नया कानून आ सके। आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जो बाकायदा फैक्चुअली ये डॉक्यूमेंट कर रही है कि कैसे 158 करोड़ बिलियन 158 बिलियन डॉलर्स have been spent in the US to fund the activities of RSS in India. उस तरह का, अगर आप इसमें आरएसएस की आइडियोलॉजी देखना चाहते हैं तो आप ये देखिए कि यूएस से ना केवल न्यू लिबरल फ्रेमवर्क आ रहा है एजुकेशन का, बल्कि ये न्यू कंजर्वेटिज्म, फाशिज्म, आरएस की आइडियोलॉजी भी आ रही है। ये वो पॉलिसी है जो राष्ट्रवाद का नाम लेके दरअसल पूरे न्यू लिबरल ग्लोबल जो कैपिटल लॉबी है उसे किस तरह से सर्व करती है। उसको अगर आपको देखना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरह की चीज़ों को वो इंडिया में पुश कर रही है। जैसे बहुत बार ये कहा जा रहा है कि ये पॉलिसी स्टूडेंट्स को चॉइस देती है, और मैं ठीक उसके उल्टे कह रहा हूं। एंड एज अ टीचर आई एम सेइंग इट, आई हैव टॉट नाउ फॉर क्वाइट सम टाइम, कि ये पॉलिसी आपसे चॉइसेस छीनती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 10th क्लास में, सॉरी 11th और 12th क्लास में कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े, और 9th और 10th में साइंस पढ़ लिया, 11th 12th में सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स पढ़ ली। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं उनको रिपीट करने की बजाय 3 साल रिगरस हिस्ट्री ऑनर्स या पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स करूं। मेरा पूरा फोकस उस पर हो, क्योंकि मेरे पास पैसे कम हैं। मैं 3 साल में फंडामेंटल पढ़ाई करना चाहता हूं, तो ये पॉलिसी मुझे वो चॉइस नहीं देती। ये मुझसे कहती है कि नहीं नहीं, जो 11वीं 12वीं में आपने पढ़ा था ना, जिस पे आप पहले पर खर्चा करके आए हो, उसी का थोड़ा सा अपग्रेडेड या डाउनग्रेडेड वर्जन जीई या डीएसई के नाम पे आप दोबारा पढ़ें, और वो भी 3 साल नहीं, 4 साल में पढ़ें। यानी उन चीजों को पढ़ें जिन्हें पहले पढ़ने के लिए आप खर्चा कर चुके हैं, दोबारा उन चीजों को पढ़ें, और वो भी 3 साल में नहीं, 4 साल में पढ़ें। और इसी तरह से ये मल्टी डिसिप्लिनैरिटी के नाम पे डिसिप्लिन्स को ही कूड़े में फेंकने का काम कर रही है, डिसिप्लिन्स को कमजोर कर रही है। एज टीचर मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि हम खुद ये देख रहे हैं पिछले 10 सालों में कैसे, और खास तौर से एनईपी को लागू करने के दौरान कैसे हमें कोर्सेज को छोटा करना पड़ रहा है। मतलब जिस दौर में हम कह रहे हैं कि नॉलेज का विस्तार हो रहा है, देयर इज एन एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज इन एवरी डिसिप्लिन, वहां पे हम वो नॉलेज पढ़ाने की बजाय हम अब उनसे कह रहे हैं आप जनरल पढ़ो। क्यों? क्योंकि अगर आपने नॉलेज गेन कर ली तो कल को फिर ऑक्सफोर्ड में, विस्कॉन्सिन में, तमाम दूसरी यूनिवर्सिटीज में आपका दावा पक्का होता है। तो वो नॉलेज आपको गेन नहीं करनी। इंडिया को नॉलेज से डिनाई करने के लिए आज आपके डिसिप्लिन्स बर्बाद किए जा रहे हैं मल्टी डिसिप्लिनैरिटी के नाम पर और हिंदुत्व के नाम पर। इस पूरी पॉलिसी में, जैसे अभी साथी आकाश ने कहा ही और भी कई साथियों ने कहा ही, किस लेवल पे आरएसएस के कैडर को घुसाने की कोशिश की जा रही है। लेटरल एंट्री आपने पहले ही देख लिया, अब तो वो टीचिंग सेक्टर में भी आ रही है। फिर वो वॉलंटियर्स के नाम पे, और वो वॉलंटियर्स को फंडिंग कौन करेगा? स्टेट करेगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि ये जो सोशल जस्टिस का मामला है वो केवल इस बात पे नहीं लिमिटेड है कि इन्होंने कहीं रिजर्वेशन, बैकलॉग या सोशल जस्टिस की बात नहीं की है। वो इस बात पे भी आधारित है कि ये डिनायल कैसे कैसे होगा कि इन्होंने इस पॉलिसी में पहले से भी कहीं ज्यादा डिवाइडेड एजुकेशन स्ट्रक्चर को कर दिया, पहले से भी कहीं ज्यादा। जो बेसिक
इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्म्स थे आरटीई एक्ट में, एक स्कूल को फॉलो करने थे। अब वो उससे भी उनको छुटकारा दे दिया गया, कहा गया कि अब स्कूल क्लस्टर्स बनेंगे। इसी तरह कॉलेजेस का भी, यूनिवर्सिटीज को अब उन्होंने कहा है कि ये ग्रेडेड ऑटोनॉमी मिलेगी, यानी जिन सर्विस कंडीशन से स्कॉलरशिप्स के तहत और सैलरी के तहत एक पब्लिक सेक्टर में सिस्टम चल रहा था, अब उसे खत्म करने का पूरा इंतजाम जब इन्होंने कर दिया है, तो आप ये सोचिए कि जब एजुकेशन नहीं मिलेगी और खास तौर से बराबरी की तालीम नहीं मिलेगी, तो रिजर्वेशन लेने के लिए लोग ही कतार में कहां खड़े होंगे। इसलिए ये जो मनुवादी भारत खड़ा करने की तैयारी है, वो दरअसल शिक्षा के डिनायल को दो रूपों में आपके सामने रखते हैं। एक, कम से कम लोग पढ़ पाएं, और दूसरा, जो लोग पढ़ पाएं उन्हें ऐसी तालीम मिले कि वो इस लायक ही ना बचे कि वो आपके साथ कॉम्पीट कर सके। जिन लोगों को इन्होंने सदियों से गुलाम बना के रखा है, वो आपके साथ प्रोफेसरशिप की, स्कूल टीचिंग की, साइंटिस्ट की या आईएएस की कंपटीशन के लेवल तक ही ना पहुंच सके। इसलिए उन्होंने पहले से भी कहीं ज्यादा डिवाइडेड, कमर्शियलाइज, कम्युनलाइज, सेंट्रलाइज एजुकेशन सिस्टम को आपके सामने रखा। बिल्कुल आखिर में दो बातें कहूंगा। भाषा की बात मैं बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता हूं। यह पूरी तरह से गलत प्रचार है, इट्स ए फैलेसी कि यह एजुकेशन पॉलिसी मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने दे देता हूं। आरटीई एक्ट ने मदर टंग की बात की थी 8वीं क्लास तक, अप टू क्लास 8, फाइन। पर यह पॉलिसी क्या कहती है, मैं सिर्फ एक ही उदाहरण दे रहा हूं, बहुत कुछ कहा जा सकता है। ये पॉलिसी तो उसे भी घटा के 5वीं क्लास तक ही कर देती है। इसने ये नहीं सीखा कि पिछले 12 साल में सब लोगों को बराबर की तालीम इसलिए नहीं मिली क्योंकि कुछ लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं, इसलिए ये कंपलसरी करने के बजाय कि सब लोग मदर टंग में करें, इसने कह दिया, पहले तो 8वीं तक था, अब इसने कह दिया 5वीं क्लास तक, जस्ट 5वीं क्लास तक, और वो भी टू द एक्सटेंट फीजेबल, ये क्लॉज उसमें लगा दिया, जहां तक संभव हो। तो ये मल्टीलिंगुअलिटी का भी फ्लॉ है, इसमें झूठ है। बिल्कुल आखिरी बात ये कह रहा हूं कि ये पॉलिसी, जहां अगर आप फॉरेन एजुकेशन वाले सेक्शन में जाएं तो आप देखेंगे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पहले ये भारत के विश्व गुरु होने की बात करती है और प्राचीन यूनिवर्सिटीज का बिल्कुल अहिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन देती है, जैसी वो नहीं थी वैसी, और फिर यहां पे फॉरेन यूनिवर्सिटीज को लाने की बात करती है। वो भी किसके नाम पे? राष्ट्रवाद के नाम पे, कि इंडिया एक विश्व गुरु है इसलिए यहां पे फॉरेन यूनिवर्सिटी। अगर ये विश्व गुरु है तो यहां के लोगों को फंडामेंटल एजुकेशन, बराबरी की तालीम दीजिए, वो दुनिया को जाके सिखाएंगे ना। आप बाहर के उन प्रोफेसर्स को यहां क्यों बुला रहे हैं जिनको वहां भी नौकरी नहीं मिलती? सोचिए, इन सवालों पे सोचिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे पिछली बार एफआईयूपी रोल बैक हुआ था, इस बार भी हो सकता है। एफआईयूपी केवल एक सवाल है, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण है कि उससे इस पूरी नीति पे चोट पहुंचती है। थैंक यू।